हेलो एवरीवन, 12 न्यूज़पेपर फ्रेजेस द हिंदू वोकैबुलरी का नया वीडियो है ये और डे 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारा आज का पहला फर्स्ट फ्रेज है पायनियर आर्टिस्ट। पायनियर आर्टिस्ट ये नाउन फ्रेज है और उसका अर्थ होता है कह सके मार्गदर्शक कलाकार या नई राह बनाने वाला कलाकार। इंग्लिश में बोली तो एन आर्टिस्ट हु इंट्रोड्यूसेस न्यू आइडियाज एंड ओपन्स अ न्यू पाथ इन आर्ट। मतलब कि पायनियर आर्टिस्ट वह कलाकार होता है जो आर्ट के क्षेत्र में नई शैली, न्यू स्टाइल, नया ओपिनियन, विचार, थिंकिंग, नया तरीका शुरू करता है। तो वह दूसरों के लिए रास्ता बनाता है और अपने काम से एक नई डायरेक्शन, एक नई दिशा, काम में नई दिशा देता है। ठीक है, तो इसे आप क्या बोलते हो? इस तरह के आर्टिस्ट को पायनियर आर्टिस्ट बोलते हो। ठीक, अभी अगर देखा जाए तो जैसे अगर मैं बोलूं कि राजा रवि वर्मा वॉज अ पायनियर आर्टिस्ट हु चेंज द स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग। जो राजा रवि वर्मा है वो इस तरह के मार्गदर्शक कलाकार थे जिन्होंने भारतीय चित्रकला की स्टाइल को, शैली को बदल दिया। तो पायनियर आर्टिस्ट का अर्थ समझ में आया? ठीक है, इसको आप बोल सकते हो ऐसे आर्टिस्ट जो इनोवेटिव क्रिएटर होते हैं, है ना, तो उन्हें हम पायनियर आर्टिस्ट बोलते हैं। अगला है टाइमलेस एसेंस। टाइमलेस एसेंस भी नाउन फ्रेज है और इसका अर्थ होता है शाश्वत सार या सदाबहार मूल भाव या अमर तत्व। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि जब आप टाइमलेस एसेंस की बात करते हैं तो मतलब होता है किसी चीज का वह भाव, वह बेसिक इमोशन, वह बेसिक क्वालिटी और वैसा सार उसका जो समय बदलने पे भी नहीं बदलता है। मतलब कि टाइम चेंज होने के साथ साथ वो चेंज नहीं होता है, उसका एक कोर जो क्वालिटी है वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा रहता है। तो उसे आप बोलते हो टाइमलेस एसेंस। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो लास्टिंग एंड अनचेंजिंग कोर क्वालिटी ऑफ समथिंग। ये किसी भी चीज का हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? टाइमलेस। टाइम मतलब टाइम के साथ न बदलने वाला, उसका एसेंस। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। द टाइमलेस एसेंस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप नेवर फेड्स विथ टाइम। जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है ना, सच्ची दोस्ती होती है, वो कभी भी टाइम के साथ नहीं चेंज होती है। ठीक है, वो कभी भी टाइम के साथ फीकी नहीं पड़ती है, चाहे किसी भी तरह का टाइम आए, अच्छा आए टाइम हो या बुरा टाइम हो या कितना भी टाइम हो चुका हो। नेक्स्ट इज वाटर शेड मोमेंट। वाटर शेड मोमेंट क्या होता है? वाटर शेड मोमेंट एक नाउन फ्रेज है जिसका अर्थ होता है निर्णायक क्षण, या आप कह सकते हो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मोड़ या ऐतिहासिक पल। आपने सुना होगा ये सारे शब्द। ठीक है, तो इंग्लिश में बोले तो अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट और टर्निंग पॉइंट दैट चेंजेस द फ्यूचर डायरेक्शन। वाटर शेड मोमेंट वह खास समय होता है जब कोई बड़ी घटना भविष्य की दिशा बदल देती है। ऐसा कुछ ऐतिहासिक पल हो जाता है जो वो एक कीर्तिमान तय कर सकता है। ठीक है, या एक ऐसा पल होता है जो बहुत महत्वपूर्ण मोड़ दे देता है। तो यह किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, किसी देश के लिए हो सकता है, राजनीति में हो सकता है, समाज में हो सकता है, इतिहास में। तो ये सब में एक जब ऐतिहासिक मोड़ होता है ना, उसी को हम बोलते हैं वाटर शेड मोमेंट। जैसे कि मान लो मैं बोलूं कि यह जो इलेक्शन है देश के लिए एक वाटर शेड मोमेंट साबित हुआ। मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्शन है वो ऐतिहासिक, जैसे कि वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ कि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो पार्टी है वो सेम रहेगी, लेकिन क्या हुआ, बीजेपी ने जीता। तो ये क्या हो गया? एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इस तरह के फ्रेज को। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि द इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट इन द नेशंस हिस्ट्री। स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो देश के ऐतिहासिक में एक निर्णायक क्षण था। फाइन, अगला फ्रेज है क्लाइमेट रेजिलियंस। क्लाइमेट रेजिलियंस नाउन फ्रेज है अगेन, और इसका अर्थ होता है जलवायु सहनशीलता या मौसमी मजबूती। अब ये क्या होता है जलवायु सहनशीलता? मतलब कि जब आप क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो क्लाइमेट चेंज से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, जैसे कि बाढ़ हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है, फ्लड हो जाता है, ड्रॉट सूखा हो जाता है, गर्मी होती है, तूफान होता है। तो इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसको सहने, उनसे बचने और जल्दी सामान्य स्थिति में लौट आने की क्षमता, तो इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस। इंग्लिश में बोले तो एबिलिटी टू विथ स्टैंड एंड रिकवर फ्रॉम क्लाइमेट रिलेटेड
प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया इज फोकसिंग ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स एंड हीट वेव्स। भारत जो है बाढ़ और सॉरी नॉट फ्लू, इट्स लू गलती से निकल गया। तो भारत जो है वो बाढ़ और लू के प्रभाव को कम करने के लिए क्लाइमेट रेजिलियंस पे ध्यान दे रहा है, मतलब जलवायु सहनशीलता पे ध्यान दे रहा है। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पॉट्स। वल्नरेबल स्पॉट्स क्या होता है? वल्नरेबल स्पॉट्स भी एक फ्रेज है और इसका अर्थ होता है कमजोर जगहें या सेंसिटिव स्थान, संवेदनशील स्थान या असुरक्षित बिंदु। डिपेंड करता है कि कौन सा मीनिंग जो है, हम किस तरह का कॉन्टेक्स्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मीनिंग समझेंगे, यूज करेंगे। इंग्लिश में बोले तो वीक एंड सेंसिटिव एरियाज दैट कैन बी इजली हार्म्ड और इफेक्टेड। ऐसी जगह, ऐसा पॉइंट, ऐसे बिंदु, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति जहां नुकसान पहुंचाना, जहां हमला करना या समस्याएं जल्दी पहुंचाई जा सकती हो, मतलब समस्याएं जल्दी उत्पन्न की जा सकती हो, तो इस चीज को हम वल्नरेबल स्पॉट बोलते हैं। जैसे मान लो हमें कहना हो किसी भी सिस्टम के वल्नरेबल स्पॉट को, सिस्टम में अगर कोई कमजोर हिस्सा है तो उस पर जल्दी मतलब कि अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले इफेक्ट क्या होता है? कमजोर हिस्सा, ठीक है ना। तो स्पॉट को पहचानना बहुत जरूरी होता है। या हम बोल रहे हैं कि पुलिस ने शहर के वल्नरेबल स्पॉट पर सुरक्षा बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि वो वल्नरेबल स्पॉट है। फाइन। आपने अक्सर सुना होगा कि ये राज्य का ये बहुत ज्यादा संवेदनशील हिस्सा है या लोकेलिटी है या जगह, ऐसा सुना होगा ना। तो वही कॉन्टेक्स्ट, वही चीज होता है, ठीक है। जैसे द पुलिस इंक्रीज सिक्योरिटी एट द वल्नरेबल स्पॉट ऑफ द सिटी, सेम चीज है, पुलिस ने शहर के वल्नरेबल स्पॉट पर, मतलब कि जो कमजोर जगह, संवेदनशील स्थान पर सुरक्षा बढ़ा दी। यहाँ पर संवेदनशील स्थान होगा। अगला वर्ड, अगला फ्रेज है बॉस्ड अप। बॉस्ड अप, बॉस्ड अप क्या होता है? बॉस्ड अप का अर्थ होता है किसी भी चीज को बिगाड़ देना या कोई चीज गड़बड़ कर देना या खराब कर देना, ठीक है। डन बैडली, स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक्स, तो हम उसे बोलते हैं बॉस्ड अप करना, ठीक। जब कोई काम सही तरीके से ना होकर गलती से जब खराब हो जाती है तो उसे हम बॉस्ड अप कहते हैं। यानी काम को ठीक से पूरा ना करना भी बॉस्ड अप कहला सकता है ना। जैसे मान लो ऐसा बोल रहे हैं कि उसने इंटरव्यू में गलत आंसर देकर पूरा अपॉर्चुनिटी जो था बॉस्ट अप कर दिया, मतलब कि जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी उस सबको खराब कर दिया, बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने गलत जवाब दिया, ठीक। तो इस तरह से हम अपने वाक्यों में वर्ड को अगर डालकर सेंटेंस बनाते हैं, अगर आप इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो तब भी आप वो कैप को याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द कंपनी बॉस्ट अप द न्यू पॉलिसी अनाउंसमेंट बैडली। कंपनी ने नई पॉलिसी, जो न्यू पॉलिसी है कि घोषणा को बुरी तरह खराब कर दिया, मिस्टेक करके। अगला है रेजरेक्ट। रेजरेक्ट, रेजरेक्ट, RESURRECT। रेजरेक्ट एक वर्ब है और जिसका अर्थ होता है पुनः जीवित करना या फिर से जीवित करना या दोबारा शुरू करना, जिसको आप बोलते हो ना रिवाइव करना। रिवाइव मतलब फिर से उसमें प्राण एक तरह से डालना। तो इसको आप बोलते हैं टू ब्रिंग बैक टू लाइफ या टू रिवाइव समथिंग अगेन। तो जब किसी व्यक्ति को, किसी तरह की योजना को, किसी विचार को, किसी भी पुरानी चीज को फिर से उसको एक्टिव करते हैं, उसको जीवित करते हैं, उसमें जान लाते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रेजरेक्ट। रेजरेक्ट। फाइन, आई होप आप लोगों को समझ में आया। जैसे पुरानी योजना को सरकार ने फिर से रिजरेक्ट किया, मतलब क्या किया कि फिर से उसको शुरू किया, ऐसा भी हो सकता है। फिर से जीवित किया, दोबारा शुरू किया। या आप ऐसे कर सकते हो कि बंद हो चुकी बहस को उसने फिर से स्टार्ट किया, रिजरेक्ट किया, फिर से उस बहस को, आर्ग्यूमेंट को निकाल दिया या उस पर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया उस टॉपिक पे। तो इस तरह से हम रिजरेक्ट वर्ड को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द गवर्नमेंट प्लान्स टू रिजरेक्ट द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी। तो सरकार जो है पुरानी, मतलब कि ओल्ड शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी को फिर से जीवित करने की योजना बना रही है। अगला वर्ड है SPAWN। स्पॉन एक वर्ब और नाउन, दोनों तरीके से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों हो सकता है। स्पॉन का अर्थ होता है पैदा करना, जन्म देना, उत्पन्न करना, टू प्रोड्यूस, क्रिएट, गिव बर्थ टू समथिंग। जनरली ये पता है क्या है इसका? टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। इसका रूट क्या है? टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, मतलब संतान या नई चीज उत्पन्न करने को हम स्पॉन बोलते हैं।
लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग भी हो सकता है। जैसे पैदा करना, जन्म कर देना तो हुआ ही, उत्पन्न होना भी इसका कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। जनरेट भी आप बोल सकते हो, क्रिएट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर मुझे समझना हो तो जो कोई चीज़, किसी नई चीज़ या कोई नई समस्या या विचार या जीवन को जन्म देती है तो उसे हम स्पॉन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर क्या है। द पॉलिसी चेंज स्पॉन इंटेंस डिबेट अक्रॉस द एजुकेशन सेक्टर। यहाँ पे तो ऑफस्प्रिंग नहीं जन्म दे रहा है ना कोई, यहाँ पे तो किसी जीव को जन्म दे रहा है। यहाँ पे क्या अर्थ हो रहा है कि नीति में बदलाव ने शिक्षा क्षेत्र में तीखी बहस को, आर्ग्यूमेंट को क्या किया, एक डिबेट को क्या किया, जन्म दे दिया। ठीक, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लैम्बर। CLAMBER। क्लैम्बर का अर्थ होता है चढ़ना या कठिनाई से ऊपर जाना। देखो क्लाइंब में और क्लैम्बर में क्या डिफरेंस है। क्लाइंब मतलब आप किसी भी इक्विपमेंट का यूज करके भी आप चढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन क्लैम्बर खास इस चीज पे जोर देता है कि जब आप चढ़ते हो तो कठिनाई से ऊपर जा रहे हो। जनरली क्लाइंब विद डिफिकल्टी यूजिंग हैंड्स एंड फीट, तो उसे हम बोलते हैं क्लैम्बर। जब कोई व्यक्ति हाथ पैरों की मदद से मुश्किल से ऊपर चढ़ता है, खासकर पहाड़ पर, दीवार पर या कोई भी ऐसी जगह जो ऊंची हो, तो वहां पर हम क्लैम्बर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे सैनिक पहाड़ी पर क्लैम्बर करते हुए ऊपर पहुंचे, मतलब क्या करते हुए, कठिनाई से ऊपर पहुंचे, अपने हाथ पैरों का यूज करते हुए क्लैम्बर करते हुए ऊपर पहुंचे। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन क्लैम्बर्ड ओवर द रॉक्स। बच्चे जो हैं चट्टानों पर, रॉक्स पर कठिनाई से चढ़ गए। फाइन, तो आपको समझ में आया होगा क्लैम्बर और क्लाइंब में डिफरेंस होता है, माइन्यूट डिफरेंस है लेकिन है डिफरेंस, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्लैम्बर वर्ड का यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका सिनोनिम्स क्लाइंब हो सकता है, क्रॉल भी आप बोल सकते हो, क्रॉल करना, तो उसे भी आप एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हो, लेकिन वही सिनोनिम अगर एग्जाम के लिए है तो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। अगला है कंसाइन। कंसाइन वर्ड, कंसाइन का अर्थ, पहले तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है और इसका अर्थ होता है सौंपना, किसी चीज को सौंपना या सुपुर्द करना, मतलब टू हैंड ओवर ऑफिशियली, किसी वस्तु को, किसी चीज को, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी, है ना, किसी डॉक्यूमेंट्स को जब किसी दूसरे के हवाले करते हो तो वहां पर हम कंसाइन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे व्यापारी, कोई बिजनेसमैन है, उसने माल गोदाम में कंसाइन कर दिया, या आप ऐसा बोल सकते हो कंपनी ने सामान विदेश कंसाइन कर दिया, मतलब सौंप दिया। उसने डॉक्यूमेंट्स बैंक को कंसाइन कर दिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बैंक को दे दिए। तो इस तरह से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। एग्जाम्पल देखते हैं, द कंपनी कंसाइन द गुड्स टू द वेयर हाउस। कंपनी ने सामान गोदाम को सुपुर्द कर दिया, मतलब सौंप दिया, गोदाम को भेज दिया या दे दिया। तो कंसाइन का आई होप समझ में आया हो। मतलब हमारा अगला फ्रेज है वो है ऑर्गेनाइज अ बायकॉट। ऑर्गेनाइज अ बायकॉट क्या होता है? बायकॉट का तो मतलब समझ में आता है। बायकॉट का अर्थ होता है जब किसी चीज को आप बहिष्कार कर देते हो किसी चीज का, तो उसको तो, लेकिन ऑर्गेनाइज अ बायकॉट मतलब क्या हुआ? देखिए ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, ये एक स्पोर्ट्स सेक्शन में था। ऑर्गेनाइज अ बायकॉट, बहिष्कार आयोजित करना या सामूहिक विरोध करना। इंग्लिश में बोले तो टू अरेंज अ पब्लिक रिफ्यूजल टू सपोर्ट और बाय समथिंग, टू सपोर्ट और बाय समथिंग। जब लोग किसी चीज को ना, जैसे किसी कंपनी को बोल सकते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकते हो, किसी पर्सन के लिए बोल सकते हो, किसी वस्तु के लिए बोल सकते हो, किसी सर्विस के लिए बोल सकते हो, तो कोई भी चीज जब उनके खिलाफ आप विरोध जताते हैं तो उसका मतलब खरीदना या बेचना, उपयोग करना बंद कर देते हैं, तो उस चीज को हम बायकॉट कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे विरोध को जब प्लान करते हो तो वहां पर बोलते हैं ऑर्गेनाइज अ बायकॉट। मतलब ऐसे विरोध का जब योजना बनाकर चलना, ऐसे विरोध का योजना बनाकर चलने को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज अ बायकॉट। एग्जाम्पल, वर्कर्स ऑर्गेनाइज्ड अ बायकॉट अगेंस्ट अनफेयर पॉलिसीज। जो वर्कर्स हैं जो उन्होंने अनुचित नीतियों, मतलब कि अनफेयर पॉलिसीज के खिलाफ बहिष्कार, बायकॉट आयोजित किया, ऑर्गेनाइज अ बायकॉट। आई होप समझ में आया हो। ये हमारा आज का लास्ट था। इस तरह के बहुत सारे फ्रेजेस और वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं न्यूज़पेपर्स के, तो चैनल के साथ बने रहिए। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है जो डिफरेंट टाइप की वोकैबुलरीज आपको सीखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।